In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students of class 6. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home, students. Here I am your teacher, Ms. Fatma Zahid, and I welcome you to the online revision lecture of social studies. Okay, student, first of all, let me tell you that our syllabus has completed. So, from today, we are going to start a revision, okay? First of all, let me tell you that which chapters are included in our final exams syllabus. So, here is the syllabus. There are 7 chapters which are included in our exams. Chapter number 3, chapter number 4, 9, 10, 13, 20 and 21. First of all, so from today I am going to start reviewing from those chapters which we have studied in physical classes. हम उन चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जो कि हम फिज़िकल क्लासरूम्स में ऑलरेडी उनको पढ़ चुके हैं ताकि वो हमारे लिए ईजी हो जाए. सो जो चैप्टर्स हमने ऑनलाइन में पढ़े हैं उनको हम फिज़िकल क्लासरूम्स में रिवाइज करेंगे. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू रिवाइज चैप्टर नंबर 13, एनवायरनमेंट ऑफ साउथ एशिया. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Chapter number 13, Environment of South Asia. First of all, you must have to learn there are 8 countries in the South Asia. कौन कौन सी हैं? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका एंड मालदीव. स्टूडेंट्स, ये फिंगर टिप्स पे आपको होनी चाहिए 8 कंट्रीज़ के नाम. आपसे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है किसी भी तरह से. ओके, लेट्स बिगिन. द एनवायरनमेंट ऑफ साउथ एशिया. सबसे पहले बताया कि एनवायरनमेंट इज़ द वर्ड दैट इज़ मच यूज टुडे. एनवायरनमेंट मीन्स द सराउंडिंग्स. एनवायरनमेंट क्या होता है? हमारे इर्द गिर्द का माहौल. एनवायरनमेंट बेसिकली वो चीज़ जिसका हमारे लाइफ पे डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है. हम कहते हैं ना कि जस्ट लाइक कि जी ये बंदा इस माहौल में रहे तो उस माहौल को उस पर असर ऑब्वियस सी बातें ज़रूर होती है. जस्ट लाइक अगर एक कोई पेरेंट डॉक्टर है, हम फादर मदर दोनों डॉक्टर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा उस माहौल में रह रहा है तो उसका भी पढ़ाई की तरफ रुझान ज़्यादा होगा क्योंकि उनके घर का माहौल उस तरह का, एनवायरनमेंट उस तरह का है. सो एनवायरनमेंट का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है. यहाँ से आपको डेफिनेशन आपको लाजमी याद होनी चाहिए कि हाउ टू डिफाइन एनवायरनमेंट. अब आ जाती हैं एनवायरनमेंट को बहुत से कुछ ऐसे कॉजेज़ हैं जो कि एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं. और वो कौन से कॉजेज़ हैं? सो एयर पोल्यूशन बेसिकली क्या होती है? हवाई आलूदगी, जिससे कहते हैं कि जस्ट लाइक हमारा जो फैक्ट्रीज से निकलने वाला धुआं, हमारे व्हीकल से निकलने वाला धुआं क्या होता है? हमारी एयर को पोल्यूट करता है, जो कि कहलाती है एयर पोल्यूशन. ठीक है. अब क्या इन्होंने लिखा? दिस लेयर एक्ट्स अ ब्लैंकेट एंड प्रिवेंट्स हीट फ्रॉम द अर्थ फ्रॉम एस्केपिंग इनटू स्पेस. अच्छा, दिस रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग. बेसिकली क्या होता है? जब आपने देखा होगा कि जब हमारी जब पोल्यूशन ज़्यादा हो जाती है हमारे इन्वायरमेंट में, हम देखते हैं बादल में थिक से लेयर सी क्रिएट हो जाती है. तो वो क्या करते हैं? सन रेज को वापस जाने से रोक देते हैं, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है. सो ये प्रोसेस कहलाता है हमारा ग्लोबल वार्मिंग का. ठीक है. नेक्स्ट है जी वेस्ट प्रोडक्ट्स. वेस्ट प्रोडक्ट्स भी एक रीज़न है हमारी ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन का. किस तरह से? एज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इम्प्रूव, दे बाय मोर थिंग्स फॉर द कम्फर्ट, टेलीविजन, कंप्यूटर्स, कार्स, एयर कंडीशनर्स एंड अदर हाउस होल्ड इक्विपमेंट. बट द प्रॉब्लम इज़ व्हाट टू डू विद द ओल्ड थिंग्स. ओके, मतलब कि जैसे जैसे हमारा अपना लिविंग स्टाइल इम्प्रूव होता है, हम नई से नई चीज़ तो ले लेते हैं. जस्ट लाइक हमने टीवीज़ को रिप्लेस कर लिया एलईडीज़ से, हमने जी बाइक को रिप्लेस कर लिया गाड़ी से. मतलब हमने लिविंग स्टैंडर्ड तो अपना इम्प्रूव कर लिया, हर नई से नई चीज़ हमारे पास आ गई. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी पुरानी चीज़ों के साथ क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? मतलब उनको पुरानी चीज़ों को लैंड पोल्यूशन वेस्ट इस तरह से होता है, हम उनको प्रॉपर्ली डिस्कार्ड नहीं करते. हम लोग ऐसे ही उनको फेंक देते हैं या उनको यूटिलाइज़ नहीं करते. उन चीज़ों को यूटिलाइज़ भी किया जा सकता है. सो ये एक रीज़न है हमारी लैंड पोल्यूशन की. हम नई चीज़ तो आ गई हमारी और पुरानी की उस तरह से वो कदर नहीं रहती, तो हम उसको प्रॉपर्ली डिस्कार्ड नहीं करते, ऐसे ही फेंक देते हैं. उन चीज़ों को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं. क्लियर? ऑल अराउंड बिग टाउन्स एंड सिटीज़ देयर आर ह्यूज ugly garbage dumps which become the homes of rats, cockroaches and filth causing diseases. अब हम देखते हैं कि जितने इतने बड़े बड़े शहर वगैरह हैं, क्या होता है यहाँ पे आपने देखा होगा डिफरेंट एरियाज़ में कॉर्नर्स पे वो गार्बेज डंप्स किए लोगों ने किए होते हैं, डस्टबिन्स रखी होती हैं. लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे ही उसको प्रॉपर डस्टबिन के अंदर नहीं फेंकते, ऐसे ही ज़मीन पे फेंक देते हैं, जो कि हमारे लैंड पोल्यूशन का बाइस बनता है. ओके,
इन्फो बॉक्स देख लें. डू नॉट वेस्ट पेपर. डू यू नो हाउ मेनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर. वी ऑल नो कि ट्रीज पेपर किससे बनता है? लकड़ी से. लकड़ी कहाँ से आती है? दरख्तों से. वो कह रहे हैं कि पेपर को कभी भी ज़ाया ना करें. बिकॉज क्या आपको पता है कि पेपर्स बनाने के लिए कितने दरख्तों को काटा जाता है? डू यू नो हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर ट्रीज टू ग्रो. क्या आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि एक दरख्त को बड़ा होने में, एक प्लांट से दरख्त बनने में कितना टाइम लगता है? सो यू डोंट हैव टू वेस्ट पेपर्स. क्लियर? ओके जी. नेक्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, जो कि हम अच्छा जी इसमें बेसिकली क्या आ जाता है? इसमें यह है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह से निकलने वाला धुआं एक तो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है, और सेकेंडली क्या होता है कि हमारे जहाँ केमिकल फैक्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, हम उसमें क्या करते हैं, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है हम उसको प्रॉपर्ली डिस्कार्ड नहीं करते हैं, हम उनको पानी में बहा दिया जाता है. मेनली जैसे लाइक केमिकल फैक्ट्रीज हैं, जो वेस्ट केमिकल उनका मटीरियल है वो क्या करते हैं, रिवर्स वगैरह में उनको वेस्ट कर देते हैं. सो क्या होता है इसमें रिवर्स में जो मेरीन लाइफ में जो जानवर पाए जाते हैं रिवर्स वगैरह में, जस्ट लाइक हमारे डक्स वगैरह, फिशेस वगैरह, तो इससे क्या होता है उनके लिए डेंजरस हो जाते हैं. ऑब्वियसली बात है, वो पानी को इनटेक करती हैं, तो उस पानी के साथ उनके केमिकल्स अंदर जाते हैं जो कि उनके लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित होते हैं. क्लियर? द वर्ल्ड वाइड फोकस ऑन इकोलॉजी एनवायरनमेंट इज मेड अस ऑल अवेयर ऑफ दीज कंसर्न्स. अच्छा, इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी इज़ बेसिकली द लिंक बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द लिविंग थिंग्स. इकोलॉजी होता है एनवायरनमेंट और लिविंग थिंग्स के दरमियान जो लिंक होता है उसको हम इकोलॉजी कहते हैं. क्लियर? ओके. अब इन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा हैं, अब इसको सोल्यूशन भी तो कोई चाहिए. अब इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास? 3R प्रिंसिपल. 3R प्रिंसिपल क्या होते हैं जी? रिड्यूस, रीयूज़ और रीसाइकिल. रिड्यूस, रीयूज़ और रीसाइकिल. रिड्यूस क्या होता है? मतलब जो चीज़ों का हमें इतना इस्तेमाल नहीं. फॉर सपोज आजकल जस्ट लाइक सर्दियों की अगर हम बात करें, नेचुरल गैस बहुत कम आती है घरों में, तो क्या अगर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम उसको बिला वजह ऑन करने से बेहतर बंद कर दें ताकि कोई और इस्तेमाल कर ले. इस तरह फॉर सपोज़ अगर एक गाड़ी में लोग जा सकते हैं तो 2 गाड़ियों में ना जाएं. इससे क्या होगा, जितने ज़्यादा मतलब ट्रांसपोर्ट हमारी सड़कों पे चलेगी उतने ही वो व्हीकल से क्या कहते हैं वो धुआं रिलीज़ होता है जो कि हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेगा. सो चीज़ों का बेजा इस्तेमाल ना करें, रिड्यूस करें, जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक इस्तेमाल करें. क्लियर? रीयूज़, जिन चीज़ों को हम रीयूज़ कर सकते हैं उसको हम रीयूज़ करें. रीयूज़ मतलब जस्ट लाइक शू बॉक्स है, जूते के एक डब्बा है, उसको हम डस्टर बॉक्स बना सकते हैं. या डिफरेंट कोई पानी की कोई बॉटल है प्लास्टिक की, उसको हम उसमें डेकोरेट करके फ्लावर्स वगैरह रख सकते हैं. इस तरह चीज़ों को यूटिलाइज़ करना सीखना चाहिए हमें, ना कि उसको वेस्ट कर दें जो कि डेंजरस हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करें. क्लियर? और रीयूज़ यानी और रीसाइकिल भी हम उनको कर सकते हैं. किसी एक प्रोडक्ट से कोई डिफरेंट से हम कोई चीज़ बना लें, ये कहलाता है रीसाइकिल. ठीक है? इससे क्या होगा, हम अपने इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को बहुत हद तक सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं. क्लियर? अब आ जाता है, ये तो हमने पाकिस्तान के बारे में स्टडी किया. अब करते हैं साउथ एशियन कंट्रीज़ के बारे में. जिस तरह पाकिस्तान को इन प्रॉब्लम्स का सामना है, इसी तरह साउथ एशियन कंट्रीज़ को भी इन प्रॉब्लम्स का सामना, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स का. अब रीजंस क्या है? ओवर पॉपुलेशन, रैपिडली राइजिंग बर्थ रेट एंड फॉलिंग डेथ रेट. मतलब क्या है कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बर्थ रेशियो आपका बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है, और जबकि डेथ रेशियो आपका बहुत कम हो गया. अब अगर बात की जाए विद इन 1 सेकेंड हमारे बर्थ रेशियो के अराउंड 4 to 5 मतलब 4 से 5 बच्चे पैदा होते हैं विद इन 1 सेकेंड. और अगर डेथ रेशियो की बात की अराउंड 2 मतलब 2 लोग मरते हैं. सो क्या हुआ, हमारा बर्थ रेशियो ज़्यादा है और डेथ रेशियो कम. ऑब्वियसली बात है, मतलब पैदा होने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा है और मरने वाले लोगों की तादाद कम है, तो हमारी पॉपुलेशन ऑब्वियसली इंक्रीज़ करेगी. फिर नेक्स्ट है ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, फूड एंड रॉ मटेरियल, मतलब चीज़ों का बेचा इस्तेमाल. इतनी आपको ज़रूरत नहीं है जितना हम इस्तेमाल कर रहे हैं. सो इस चीज़ को कम करना चाहिए, एक रीज़न है मेनली. फिर आ जाता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ विदाउट प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स. मतलब हमारी इंडस्ट्रीज़ तो हम बनाई जा रहे हैं कि जी हमारी कंट्री के लिए बेनिफिशियल है, इकनॉमी के लिए बेनिफिशियल, लेकिन क्या हम उसके प्रॉपर उसके सेफ्टी मेजर्स को देख रहे हैं? नहीं ना. कि मतलब देखिए ना, हम इंडस्ट्रीज़ को हमें चाहिए कि ऐसे एरियाज़ में बनाएं जहाँ पे हमारी आबादी कम है, क्योंकि देखिए इंडस्ट्रीज से निकलने वाला धुआं हमारे हेल्थ पे इफेक्ट कर सकते हैं, हमें सांस की प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, इस तरह के इश्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं. सो इन चीज़ों का हमें प्रॉपर्ली ध्यान रखना चाहिए. सेकेंडली आ जाता है मोर पीपल विथ फ्यूअर रिसोर्सेज अमंग देम. मतलब क्या, लोग ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा, रिसोर्सेज उतने नहीं है, जो चीज़ हमारी कंट्री को भी फेस करना पड़ रही है. मैं चीज़ों की मतलब जैसे अगर हम फैमिली की बात करें, घर एक घर में
एक फैमिली की अगर बात कर लें, एक मज़दूर है, एक लेबर है, उसके क्या कहते हैं 6-7 फैमिली मेम्बर्स हैं, तो लेकिन उसके इनकम की अगर बात करें अराउंड 20 to 25,000, तो क्या वो उसके पास क्या हो गया, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोग ज़्यादा है, लेकिन उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा कर सके. सो ये हो गया मोर पीपल विद फ्यूअर रिसोर्सेज. क्लियर. हेल्थ फैसिलिटीज़ आर टू लिटल टू मीट ग्रोइंग पॉपुलेशन डिमांड, सो देयर इज़ डिजीज़. एग्जैक्टली हमारे पास तो से फैसिलिटीज़ नहीं. जिस तरह अगर हम बात करें अपने हॉस्पिटल्स की, एक तरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, दूसरी साइड पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स. तो अगर हम प्राइवेट की बात करें तो ऑब्वियसली हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट. तो क्या होता है जी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तरफ जाया जाता है. लेकिन गवर्नमेंट में क्या प्रॉब्लम है कि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं कि गवर्नमेंट को उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की गई. जस्ट लाइक अगर हम बात करें कोई किसी एक मशीनरी की बात करें, सिटी स्कैन की कोई मशीन है, तो क्या जी मशीन 2 मशीनें हैं, पेशेंट्स 10 बैठे हुए, तो ऑब्वियसली उनके नीड्स को तो डिमांड्स को तो नहीं पूरा कर रहे ना. सो ये आ जाता है हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत कम है पॉपुलेशन के डिमांड्स को पूरा करने के लिए. क्लियर. Above all, in underdeveloped and developing countries, attention is not paid to the harmful side effects of industry. मतलब वो कह रहे हैं कि जितनी भी अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ के हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट को उस तरह से टेंशन नहीं दी जाती जो कि देनी चाहिए. ओके, दिस रिजल्ट्स इन वेरियस डिजीज़. से बहुत सारे डिजीज़ पैदा हो जाते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स वगैरह में. सो हमें इन प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स को भी कंसीडर करना चाहिए वाइल मतलब डिफरेंट फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ वगैरह को डेवलप करने के दरमियान. ओके, अब हम बात करें बाकी कंट्रीज़ की. इन इंडिया एज इन पाकिस्तान वाटर रिसोर्सेज सच एज रिवर्स एंड लेक्स आर पोल्यूटेड बाय इंडस्ट्रियल. जिस तरह पाकिस्तान में हम पानी मतलब दरियाओं नहरों वगैरह किस तरह से पोल्यूट कर देते हैं, हम अपनी इंडस्ट्री का केमिकल वेस्ट वगैरह उसमें पोर कर मतलब उसको वेस्ट कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं रिवर्स में. तो उससे क्या होता है, मेरीन लाइफ के लिए डेंजरस हो जाती है. इसी तरह इंडिया में भी यही है. अगर हम बात करें नेपाल और भूटान की, नेपाल एंड भूटान आर ट्राइंग टू कंजर्व देयर फॉरेस्ट एंड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. समटाइम केयरलेस टूरिस्ट ऑल्सो कॉज एनवायरमेंटल डैमेज. बेसिकली होता है कि नेपाल एंड भूटान की अगर बात करें तो यहाँ पे जो डिफरेंट टूरिस्ट आते हैं वो क्या करते हैं, उस तरह से आपके एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रखते, डैमेज कर देते हैं किस तरह दरख्त वगैरह काट के. सो दे आर ट्राइंग टू कंजर्व देयर फॉरेस्ट, में फॉरेस्ट को बचाने की कोशिश करें, प्रोटेक्ट करें. इसी तरह से अगर मालदीव्स, बांग्लादेश और श्रीलंका को भी सिमिलर प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं जिस तरह से बाकी कंट्रीज़ को हैं. ठीक है. अगर लास्ट 3 लाइन्स की बात करें, यू हैव टू अंडरलाइन दिस. ऑल दीज कंट्रीज़ लाइक अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड आर हेल्प्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम. अच्छा, इन तमाम कंट्रीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इदारा जो कि हेल्प कर रहा है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम. और ये कब बनाया गया था 1973 में. इसका बेसिकली मकसद ये है कि इनको इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो डिफरेंट कंट्रीज़ को फेस करना पड़ रही हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में हेल्प करता है. सो ये कब बनाया गया था 1973 में. मस्ट अंडरलाइन दीज लाइन्स. क्लियर. ओके, इन्फो बॉक्स. इन पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड नेपाल अ मूवमेंट वॉज लॉन्च टू सेव ट्रीज़. इंडिया और नेपाल में बेसिकली एक मूवमेंट, एक तहरीक स्टार्ट की गई थी जिसका मकसद ये था कि ट्रीज़ को हमने सेव करना है, मतलब दरख्तों को बचाना. एज वी ऑल नो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. दिस मूवमेंट दिस वाज कॉल्ड चिपकू मूवमेंट बिकॉज पीपल वुड एम्ब्रेस अ ट्री टू सेव इट फ्रॉम बीइंग कट डाउन. दिस मेड पीपल अवेयरनेस ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. बेसिकली इस तहरीक का एक मकसद ये था कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना कि जी हमारे लिए फॉरेस्ट किस कदर इंपॉर्टेंट है, हमें ट्रीज़ को क्यों नहीं कट करना चाहिए. क्लियर. ओके, वेल दैट वाज अबाउट रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन. Now question answer students, you know that we have done a question number 1 and 4 in our copies. So question number 1 हम रिवाइज कर लेते हैं. Recycling means making use of old and discarded things. Recycling क्या होता है, old और discarded इनको हम वेस्ट कर देते हैं, उनको recycle करना, दोबारा से reuse करना. Part A give 2 examples of how old household goods are recycled. कोई से ऐसे 2 एग्जाम्पल कि हम household goods को किस तरह से recycle कर सकते हैं. जस्ट लाइक अगर हम ओल्ड क्लोथ्स को हम मॉपिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, या और भी कोई भी एग्जांपल. कैन यू थिंक ऑफ सम पीपल हु कलेक्ट मटेरियल फॉर रिसाइकलिंग. या जो वेस्ट डीलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करते हैं और उसको फर्दर रिसाइकल किया जाता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के शेप में. क्लियर.
नेम 3 कॉजेज़ ऑफ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। आपने कोई से ऐसे 3 वजूहात बतानी है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करती हैं। जस्ट लाइक हमारे आ जाते हैं जी फैक्ट्रीज से निकलने वाला जो धुआं, हमारे व्हीकल से निकलने वाला धुआं, इस तरह यू कैन राइट एनी अदर कॉज विच इज़ कॉजिंग एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। क्लियर? ओके जी। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 2 and 3 are omit. So question number 4 is find out if there is an environmental protection agency in the country. How does it help? You have to find out कि हमारे कंट्री में कोई ऐसी एजेंसी है, कोई ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रही है. एंड यस वी ऑल नो दैट इट इज़ पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी. इट्स शॉर्ट फॉर्म इज PEPA. पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी. ये क्या कर रही है? हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रही है, रोड्स को क्लीन करती है, एक्सेट्रा. क्लियर? Well students, that's all about the revision of chapter number 13. Hopefully everything is clear to you. आपने तमाम अंडरलाइन करने जो इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने आपको बताई हैं, आपने कॉपी वर्क क्वेश्चन नंबर 1 and 4 करना है और इसके साथ साथ वर्कशीट्स भी. क्लियर? Your diaries you have to prepare complete chapter number 13 when you will come from the next week inshallah. I will test you. Okay? Well students, that's all about today's lecture. Now see you in the physical classroom for next week inshallah. So till then take care. Allah Hafiz.